अब आगे अध्याय 91 मीटिंग उपहार। चू जिन को ये कहते हुए सुनकर कि वे अच्छे दोस्त हैं, छोटी लोली के गोल मटोल गाल तुरंत लाल हो गए। अब उसके अच्छे दोस्त हैं, वह बहुत खुश है और उसका जिन भाई बहुत बढ़िया है। एक दिन उसे उन बच्चों के सामने जिन भाई को खींचकर ले जाना होगा जो उसके साथ खेलना नहीं चाहते, ताकि उन्हें दिखाया जा सके कि जिन भाई कितना शक्तिशाली है। तब वे निश्चित रूप से ईर्ष्या से जल उठेंगे और उसकी जगह पर होने की इच्छा रखेंगे। इसके बारे में सोचना ही बहुत रोमांचक है। छोटी लोली ने कुत्ते के सिर पर थपथपाते हुए कहा, अगर तुम घर जा रहे हो जिन भाई, तो क्या मुझे मियांबाओ को तुम्हारे साथ चलने देना चाहिए? खैर, वास्तव में उसका असली उद्देश्य ये पता लगाना था कि जिन भाई का घर कहाँ है। इस तरह भविष्य में जिन भाई को घर से अगवा करने की उसकी योजना को लागू करना अधिक सुविधाजनक होगा। मियांबाओ ने तुरंत भान की आवाज निकाली और अपना सिर उठाया, अपने रोएंदार पंजे से चू जिन के कपड़ों को थपथपाया, जिससे ये संकेत मिला कि वह इस अनुरक्षक बनने के लिए तैयार है। कोई ज़रूरत नहीं, चू जिन ने छोटी लोली के गालों पर चुटकी ली। पेंग भाई की दयालुता अच्छी तरह से स्वीकार की गई है। जिन भाई अकेले वापस जा सकते हैं। आपको भी जल्दी घर जाना चाहिए ताकि आपके बाबा को चिंता न हो। ठीक है तो, अस्वीकृत छोटी लोली ने मुंह बनाया। उसके चेहरे पर उसकी नाखुशी साफ दिखाई दे रही थी। भविष्य में बहुत सारे अवसर आएंगे, वह निश्चित रूप से जिन भाई के साथ घर जाने का रास्ता खोज लेगी। छोटी लोली के साथ किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए चू जिन ने विशेष रूप से अपने ज़िले स्थान से कन्फ्यूजिंग ग्रेन ट्री की एक शाखा निकाली और उसे सौंप दिया। हमारी पहली मुलाकात के उपहार के रूप में ये ले लो, जिन भाई इसे तुम्हें दे रहे हैं। इसे सुरक्षित रखना, ठीक है? अगर तुम खो जाओगी तो यह चीज़ तुम्हें घर ले जाएगी। छोटी लोली ने अपने हाथों में शाखा पकड़ रखी थी, उसका मुंह हिल रहा था और उसके दिल में लाखों कीचड़ के घोड़े गरज रहे थे। जिन भाई वास्तव में बच्चों को ठगना जानता है। वास्तव में अपनी पहली बैठक के लिए एक शाखा को उपहार के रूप में उपयोग करना। प्राचीन लोगों के पास हजारों मील दूर हंस के पंख भेजने की कहावत है, लेकिन जिन भाई के साथ यह मिलने पर एक शाखा देने में बदल जाता है। लेकिन स्वाभाविक रूप से जिन भाई द्वारा दी गई शाखा कोई साधारण शाखा नहीं हो सकती। छोटी लोली ने मन ही मन खुद को सांत्वना दी। हालांकि यह वास्तव में एक सामान्य शाखा की तरह ही लग रहा था, फिर भी यह जिन भाई की ओर से पहला उपहार था। उसे जिन भाई की विचारशीलता की सराहना करने में असफल नहीं होना चाहिए। छोटी लोली ने सावधानीपूर्वक शाखा को अपनी जेब में रख लिया और उसे ऐसे रखा जैसे वह किसी दुर्लभ खजाने की रखवाली कर रही हो। उसे डर था कि कहीं वह लापरवाही से उसे नुकसान न पहुंचा दे। जब तक ये जिन भाई द्वारा दिया गया था, भले ही यह कुत्ते के मल का एक टुकड़ा था, उसे यह सुगंधित लगेगा। छोटी लोली ने अपना प्यारा सा सिर उठाया और चू जिन को धन्यवाद दिया। धन्यवाद जिन भाई, मैं इसे निश्चित रूप से संजोकर रखूंगी। जब उसने बोलना समाप्त किया, छोटी लोली हौंफती हुई हाथों और पैरों का उपयोग करते हुए मियांबाओ की पीठ पर चढ़ गई, उस पर बैठ गई और आगे पीछे झूलने लगी। वह एक छोटे अधिपति की तरह अत्यंत विस्मयकारी लग रही थी, जिससे राहगीरों की नज़र उस पर पड़ गई और हर कोई उसे देखने के लिए पीछे मुड़ गया। मम्मी, मैं भी एक बड़े घोड़े की सवारी करना चाहता हूँ। पास में खड़ा एक छोटा लड़का अपनी मम्मी का हाथ पकड़े हुए ईर्ष्या से उस छोटी लोली को देख रहा था। छोटी लोली ने उसकी ओर तिरस्कार से देखा। टीएस टीएस टीएस, कैसा मूर्ख बेटा है, किसी परिवार का कुत्ते और घोड़े में अंतर भी नहीं जानता। जिन भाई, अलविदा। मियांबाओ पर सवार छोटी लोली ने चू जिन की ओर अपने छोटे छोटे हाथों को लहराते हुए अलविदा कहा। चू जिन ने भी मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। पेंग भाई, अलविदा। झींगा, चलो चलें। छोटी लोली ने अपने पैर पटक दिए और हाथ हिलाया और मियांबाओ तुरंत चौराहे की दिशा में दौड़ पड़ा। छोटी लोली उसकी पीठ पर बैठी थी, माउंट ताई की तरह स्थिर। छोटी लोली को विदाई देने के बाद चू जिन ने एक टैक्सी बुलाई और सीधे चू परिवार मुख्यालय की ओर चल पड़ा। चू ग्रुप के बैठक कक्ष के अंदर चू ग्रुप के पुराने शेयरधारक एक लंबी अंडाकार मेज के चारों ओर बैठे थे। यहाँ सभी लोग लंबे समय से चू ग्रुप के साथ हैं और मैं आभारी हूँ कि सभी मुझ पर भरोसा करते हैं। सू, आज मैंने आप सभी के साथ एक मामले पर चर्चा करने के लिए सभी को यहाँ इकट्ठा किया है, सू कियांगा ने कहा। जब उन्होंने अपनी बात समाप्त की तो शेयरधारक मेज के नीचे झुक गए और एक दूसरे से फुसफुसाने लगे तथा सू कियांगा के असली इरादों का अनुमान लगाने की कोशिश करने लगे। सू कियांगा ने माइक्रोफोन ठीक किया और अपना गला साफ किया, फिर आगे कहा, जब से मिस झाओ गई हैं, हमारे चू ग्रुप के शेयरों में गिरावट आ रही है और आज तक इसमें 5% अंकों की गिरावट आई है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो मेरा मानना है कि यहाँ मौजूद हर कोई इसके परिणामों से अच्छी तरह वाकिफ है। चू लियान की दुर्घटना के बाद से, चाहे वह चू समूह के बूढ़े हों या युवा, झाओ यिलिंग उनका एकमात्र स्तंभ बन गया था। यद्यपि झाओ यिलिंग के नेतृत्व में चू ग्रुप अपनी पिछली ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाया था, फिर भी ये कम से कम सामान्य रूप से काम कर रहा था। लेकिन जब से झाओ यिलिंग ने चू ग्रुप से एक कोर ग्रुप को हटा लिया, तब से इसके प्रदर्शन में लगातार गिरावट आई। दिवालियापन तो बस समय की बात थी।
निदेशक सू, एक वरिष्ठ शेयरधारक ने गंभीरता से माइक्रोफोन नीचे करते हुए कहा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आपके पास अब कोई अच्छा समाधान है? सू कियांगदा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी बेरुखी को माफ करें, लेकिन चू ग्रुप अब ढीली रेत की प्लेट की तरह है जिसमें मिस झाओ जैसी मार्गदर्शक का अभाव है। यहाँ हर कोई सदियों से चू ग्रुप के साथ है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी चू ग्रुप को कदम दर कदम बिगड़ते हुए देखना चाहेगा। कई वर्षों की कड़ी मेहनत को गायब होते देखना तो दूर की बात है। ये सुनकर शेयरधारकों ने मंच के नीचे अपनी सहमति में सिर हिलाया। सू कियांगा इस प्रतिक्रिया से बहुत संतुष्ट थे और उन्होंने आगे बोलने से पहले माइक्रोफोन को ठीक किया। जूनेओ ग्रुप के बारे में तो सभी जानते हैं, है ना? कल जूनेओ ग्रुप के प्रभारी व्यक्ति ने मुझसे संपर्क किया और चू ग्रुप को ऊंची कीमत पर खरीदने की अपनी मंशा व्यक्त की। सभी लोग निश्चिंत रहें, जूनेओ एक विश्वसनीय प्रमुख समूह है और मेरा मानना है कि जूनेओ के नेतृत्व में हमारा चू समूह निश्चित रूप से एक और शिखर की ओर बढ़ेगा। यदि आप सू के सुझाव से सहमत हैं तो कृपया इस कागज पर अपना नाम हस्ताक्षर करें। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, सचिव ने प्रत्येक शेयरधारक को दस्तावेजों का एक ढेर वितरित किया। मैं सहमत हूं, मैं भी सहमत हूं। शेयरधारकों ने अपनी अपनी स्थिति व्यक्त की और उनमें से अधिकांश सू कियांगा के प्रस्ताव के पक्ष में थे। चूंकि चू ग्रुप का अब कोई भविष्य नहीं था, तो क्यों न जल्द ही उज्ज्वल पक्ष में शामिल हो जाया जाए। जूनेओ चीन मुख्य भूमि के निगमों में तीसरे स्थान पर है। अगर वे जूनेओ का अनुसरण कर सकते हैं तो क्या वे एक उज्ज्वल भविष्य नहीं होने के बारे में चिंतित थे? व्यापारी लाभ को प्राथमिकता देते हैं जब तक कि लाभ कमाना संभव हो। उनके लिए चू ग्रुप का उपनाम क्या है? धमाका! मीटिंग रूम का दरवाज़ा अचानक खुल गया। मैं असहमत हूँ। दरवाजे के बाहर से एक ठंडी आवाज़ गूंजी। अध्याय 92, कानूनी उत्तराधिकारी। ये सुनकर सभी ने दरवाजे की ओर देखा कि नवागंतुक कमरे में प्रवेश कर रहा है। पीछे से रोशनी आ रही है। उसके चेहरे पर स्वाभाविक रूप से शांत भाव है और चेहरे पर हल्की, लापरवाह मुस्कान है। उन्होंने सफ़ेद टॉप और काली पैंट की एक साधारण पोशाक पहन रखी थी तथा कंधे पर एक काला बैग लटकाए हुए जानबूझकर सम्मेलन कक्ष में प्रवेश कर रही थीं। गहरी, काली पुतलियां उनकी ओर घूर रही थीं और एक डरावनी चमक बिखेर रही थीं। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि चू जिन था। वह सीधे सू कियांगदा के पास गई, अपना सिर उठाया और अपने होठों पर शरारती भाव लाते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या अंकल सू ने ये निर्णय स्वयं लेने से पहले वैध उत्तराधिकारी मुझसे की राय ली थी। दोनों सबसे आगे खड़े थे। चू जिन का कद सू कियांगदा से छोटा था, लेकिन उसकी आभा उससे कहीं अधिक ऊंची थी। उनमें एक सच्चे नेता की उपस्थिति थी जो एक ऐसी गरिमापूर्ण गरिमा रखती थी जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। वैध उत्तराधिकारी। इस वाक्यांश को सुनकर नीचे खड़ी भीड़ आपस में फुसफुसाने लगी। चू जिन थोड़ा आगे झुकी और लापरवाही से अपने हाथ से माइक्रोफोन को ठीक किया, एक ऐसी अगोचर हरकत जिसने तुरंत पूरे श्रोताओं को खामोश कर दिया। फिर उन्होंने सबकी तरफ देखा और कहा, मेरे सभी चाचाओं को नमस्कार। मैं चू जिन हूँ, चू परिवार की कानूनी उत्तराधिकारी। चू परिवार मेरे पिता की जीवन भर की रचना है। मैं इसे नहीं बेचूंगी और मैं आपको सलाह दूंगी कि आप जल्द से जल्द यह विचार त्याग दें। उसके शब्द निर्णायक थे और अदम्य शक्ति के साथ कहे गए थे। चू जिन। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, कार्यक्रम स्थल पर हंगामा मच गया। चू परिवार की बेटी का नाम सभी को ज्ञात था, लेकिन उनके लिए वह एक बेकार चीज़ से अधिक कुछ नहीं थी जो वर्णमाला के 26 अक्षरों में भी अंतर करने में असमर्थ थी। मैं सोच रहा था कि यह कौन हो सकता है और पता चला कि यह मिस चू ही हैं, सू कियांगदा ने उपहास किया। मैंने बहुत समय पहले मिस चू की महान प्रतिष्ठा के बारे में सुना था। यद्यपि उनके मुख से बहुत समय पहले सुना था शब्द निकले थे, परंतु उनके हाव भाव से ऐसा कुछ भी नहीं निकला। सू कियांगदा ने अपनी ठोड़ी उठाकर चू जिन की जांच की और उससे सवाल किया, मिस चू बार बार कहती हैं कि वह चू परिवार को नहीं बेचेंगी, लेकिन आप ऐसा किस आधार पर कह रही हैं? आपने चू परिवार में क्या योगदान दिया है? क्या आप इसकी वर्तमान स्थिति से अवगत हैं? क्या आप वर्तमान स्थिति को संभाल सकती हैं? क्या आप समझती हैं कि व्यवसाय कैसे चलाया जाता है? क्या आप जानती हैं कि मार्केटिंग क्या होती है? अपने होठों पर व्यंग्यात्मक भाव लाते हुए सू कियांगा ने तिरस्कारपूर्वक पूछा, या शायद मिस चू, क्या आप वित्तीय विवरण भी समझ सकती हैं? चू जिन कौन थी? सब उसे एक निकम्मी औरत के रूप में जानते थे, उसे गंभीरता से लेने लायक भी नहीं समझा जाता था। सू कियांगा ने एक के बाद एक साथ तीखे सवाल पूछे, जिनमें से प्रत्येक शब्द चाकू की तरह तीखा था, जिससे दबाव बढ़ रहा था। जिनकी मानसिक दृढ़ता थोड़ी कमजोर है, वे ऐसी जांच के सामने संभवतः टूट जाएंगे। लेकिन चू जिन कौन था? अपने पिछले जीवन में उसने कहीं अधिक विश्वासघाती परीक्षाएं और कष्ट देखे थे। बिना किसी डर के चू जिन ने आत्मविश्वास और चमक के साथ सू कियांगा की प्रश्नवाचक निगाहों का सामना किया। मेरा जन्म चू परिवार में हुआ। झाओ परिवार में पला बढ़ा। मेरे पिता चू लियान हैं, मेरी माँ झाओ यान है और मेरे दादा झाओ है। मैं बेहतरीन शिक्षा के साथ बड़ा हुआ, बेहतरीन कक्षाओं में गया और मुझे बेहतरीन संसाधनों तक पहुँच मिली।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि अंकल सू को यह विचार कहाँ से आया कि मुझे व्यापार के तौर तरीके समझ नहीं आते। बाजार एक युद्ध क्षेत्र है, और हाँ अंकल सू, जूनियो के दान का हिस्सा होने के नाते आपको इसके लिए खुद को समर्पित कर देना चाहिए। आप अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय यहाँ अशांति फैलाते हैं। आप आखिर किसकी सेवा कर रहे हैं? सुकियांदा ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चू जिन इतनी दृढ़ता से जवाब देंगे। इन सब से पहले उन्होंने चू जिन की पृष्ठभूमि के बारे में गहन शोध करने का निश्चय किया था, लेकिन उनके सामने जो व्यक्ति था वह स्पष्टवादी, विचारों में तेज और स्पष्टवादी था। वह किसी ऐसे व्यक्ति जैसा नहीं था जो 18 वर्षों से अयोग्य रहा हो। सुकियांदा की कनपटी में एक नस फड़क उठी। उसके भीतर एक अशुभ भावना उमड़ पड़ी। चू जिन ने धीरे से अपने होंठों के कोनों को सिकोड़ा और आगे कहा, हो सकता है कि मैं यहाँ मौजूद आदरणीय चाचाओं से उम्र में छोटी हूँ और वास्तविक दुनिया के व्यापार में कम अनुभवी हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि चू परिवार के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। हमारी तत्काल प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हम मिलकर काम करें ताकि चू परिवार को विपत्ति से उबारा जा सके और उसका पूर्व गौरव पुनः स्थापित किया जा सके। हमें इस बात पर चर्चा करने की ज़रूरत है कि चू परिवार की प्रतिष्ठा में 5% की गिरावट क्यों आई है, न कि यहाँ दूसरों का उत्साह बढ़ाने के लिए इकट्ठा होकर चू परिवार को बेचने के हास्यास्पद विचार से अपनी प्रतिष्ठा को कमज़ोर किया जा रहा है। उनकी टिप्पणी से कुछ शेयरधारक जो पहले मुखर थे शर्मिंदा और घबरा गए। कमरे में सन्नाटा छा गया, सभी के सिर झुक गए। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह कमरे के शीर्ष पर बैठे चू जिन से नज़र मिला सके। ये स्पष्ट था कि सुकियांदा इस टकराव में हार रही थी। हालात के इस तरह बिगड़ने की उम्मीद न करते हुए सुकियांदा ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, मिस चू बहुत अच्छी बातें कह सकती हैं, लेकिन आत्म जागरूकता जरूरी है। चू परिवार अभी भी खरीदारों के लिए दिलचस्पी का विषय है, इसलिए अभी बेचना ही समझदारी होगी। हम शेयरधारक और कर्मचारी हैं जिन्होंने चू परिवार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। हम अपने जीवन के काम को बर्बाद होते देखकर चुप नहीं बैठ सकते, है ना? ऐसा नहीं है कि हम चू परिवार को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हमें अनुकूलन की ज़रूरत को समझना होगा। मिस चू, खुद देखिए चू परिवार में बचा क्या है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दिवालियापन निश्चित है। सुकियांदा के शब्द कुछ पुराने शेयरधारकों को भी प्रभावित कर गए। उन्होंने चू परिवार के लिए अपना दिल खोल दिया था और वे चुपचाप खड़े होकर अपनी सारी संपत्ति को बर्बाद होते नहीं देख सकते थे। अगर कोई मूर्ख चू परिवार के लिए बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हो तो उसका स्वागत है। बिल्कुल राष्ट्रपति सू, हम आपका समर्थन करते हैं। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद कुछ पुराने शेयरधारक सुकियांदा की भावनाओं से सहमत हो गए। चू परिवार दिवालिया नहीं होगा। चू जिन के होंठ धीरे धीरे एक शैतानी मुस्कान में बदल गए जब उसने दोहराया, जब तक मैं यहाँ हूँ चू परिवार दिवालिया नहीं होगा। उसकी आवाज़ थोड़ी ठंडी, संतुलित और गूंजती हुई थी, सिर्फ अपने दम पर। सुकियांदा ने हल्के से व्यंग्य किया, मिस चू, मेरी उम्र भले ही बढ़ रही हो, पर मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। युवाओं को ज़्यादा घमंडी नहीं होना चाहिए, हमेशा अपने लिए कोई रास्ता छोड़ो। सुकियांदा ने बहुत सोचा, लेकिन चू जिन जैसे अनाड़ी मूर्ख में इतनी हिम्मत की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। ये सब जरूर झाओ है का ही समर्थन होगा, लेकिन एक झाओ हाई उसके लिए क्या मायने रखता था? उसके पीछे पूरा जुनेओ ग्रुप खड़ा था। चू जिन ने सुकियांदा की ओर देखा और कहा, ये बहुत अच्छी सलाह है अंकल सू, और मैं आपको भी यही सलाह दूंगा। अध्याय 93 जे के साथ सहयोग का मामला मिला। सुकियांदा की मुस्कान एक क्षण के लिए कठोर हो गई, उनका स्वर तिरस्कारपूर्ण था। ऐसा नहीं है कि मैं, सुकियांदा, आपको तुच्छ समझता हूँ मिस चू, लेकिन आपने तो दुनिया के सामने ये घोषणा कर दी है कि आप चू परिवार को दिवालिया होने से बचाएंगी। अब जरा सोचिए, इस विशाल राजधानी शहर में मिस चू का नाम कौन नहीं जानता? आप बार बार कहती हैं कि आप चू परिवार को बर्बाद नहीं होने देंगी, लेकिन आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि आप में ऐसी क्षमता है? जैसे ही ये शब्द बोले गए, शेयरधारकों ने, जो कुछ हद तक झिझक रहे थे, तुरंत अपना रुख दृढ़ कर लिया। बिना ताकत के खूबसूरत शब्दों का क्या फ़ायदा? उनकी नज़र में चू जिन 18 साल जीने वाला एक बेकार इंसान था। बर्बादी से उन्हें क्या लाभ हो सकता है? क्या होगा अगर मैं जेके ग्रुप के साथ एक सहयोग समझौता कर सकूं? चू जिन थोड़ा आगे झुका। जहां तक मेरी जानकारी है, जेके ग्रुप इस समय बोलियां आमंत्रित कर रहा है। अगर हमारा चू परिवार जेके के साथ सहयोग समझौता कर लेता है तो क्या यह मेरी क्षमता का प्रमाण नहीं होगा और चू परिवार को इस संकट से भी उबार नहीं पाएगा? जेके के साथ एक सहयोग समझौता। सुकियांदा की आंखों में उपहासपूर्ण भाव साफ दिखाई दे रहा था। चू जिन की बात पूरी होने से पहले ही उसने उसे बीच में ही रोक दिया। मिस चू, आप अभी भी आधी नींद में होंगी। क्या आपको लगता है कि जेके टॉम, डिक या हैरी के किसी भी प्रस्ताव पर विचार करेगा? कहावत है, एक सज्जन व्यक्ति ढहती दीवार के नीचे खड़ा नहीं होता। चूंकि मिस चू मेरे प्रस्ताव से असहमत हैं, इसलिए मेरे पास चू परिवार के साथ अपना अनुबंध समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऐसा कहते हुए सुकियांदा ने अपनी छाती पर लगी नेमप्लेट को फाड़कर मेज पर फेंक दिया।
नीचे बैठे कुछ शेयरधारकों ने भी सुकियांगा को ये कहते हुए सुनकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी और अपने नाम प्लेट फाड़ दिए, हम भी अपने शेयर वापस ले रहे हैं। स्थिति क्षण भर के लिए नियंत्रण से बाहर हो गई। यदि वे इन परिस्थितियों में चू परिवार के साथ रहना जारी रखते हैं तो वे वास्तव में मूर्ख होंगे। बेहतर होगा कि चू परिवार से जल्दी ही अलग हो जाएं, जबकि वह पूरी तरह से दिवालिया नहीं हो गया है। चू जिन ने माइक्रोफोन को थोड़ा एडजस्ट किया, उसके हाव भाव अभी भी अपरिवर्तित थे और उसने नीचे बैठे शेयरधारकों की ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। उसकी गहरी आंखों में एक तीखापन था जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। मैं सभी चाचाओं की पसंद का सम्मान करता हूं। माइक्रोफोन के माध्यम से प्रसारित स्पष्ट 10 शब्द सभी के कानों तक पहुंच गए। सुकियांगा का चेहरा बार बार बदल रहा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी अच्छी योजना एक बेकार व्यक्ति द्वारा विफल कर दी जाएगी। उसने सोचा था कि यदि वह चू परिवार से अलग होने की घोषणा कर देगा तो चू जिन कम से कम कुछ हद तक डर जाएगा। आखिरकार यदि वह चला गया तो चू परिवार के बड़ी संख्या में शेयरधारक भी उसके पीछे चले जाएंगे। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि चू जिन उन्हें बनाए रखने के लिए एक शब्द भी नहीं कहेगा। अच्छा है, उसमें रीढ़ है। यदि ऐसा है तो फिर उस पर दया न दिखाने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। वह ये देखने के लिए उत्सुक थे कि चू परिवार उनके समर्थन के बिना जूनियो के दमन के तहत कितने समय तक संघर्ष कर सकता है। मिस चू वाकई एक बहादुर जवान बछड़ा है जो बाघों से नहीं डरता। मैं सुकियांगा सचमुच इसकी सराहना करता हूँ, उसने अपना गुस्सा रोकते हुए और चू जिन की ओर अशुभ इरादे से भरी संकुचित आंखों से देखते हुए कहा। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि मिस चू को भविष्य में इस बात का पछतावा न हो। सुकियांगा की ओर चू जिन की निगाहें ठंडी हो गईं और उसके गालों पर पड़े गड्ढे एक मुस्कान के साथ गहरे हो गए। चाचा सू, बाहर जाते समय दरवाजे से टकराना मत। सुकियांगा ने ठंडी सांस ली और नीचे बैठे लोगों की ओर मुड़े। निर्देशक झांग वांग जो, निर्णय लेते समय परिस्थिति को समझना जरूरी है। क्या आप सचमुच मानते हैं कि बर्बादी चू परिवार में वैभव ला सकती है? हालांकि हमने जितने साल साथ काम किया है उसे देखते हुए अगर चू परिवार दिवालिया हो जाता है तो बेझिझक मेरे पास आ सकते हैं। सुकियांगा कभी भी। ये कहकर वह गुस्से से मुड़ा और चला गया। सुकियांगा के नेतृत्व में लोगों की एक पंक्ति ने चू परिवार को भव्य तरीके से छोड़ दिया। बहुमत ने छोड़ने का फैसला किया। जो लोग रुके थे वे बहुत कम थे। ऐसे समय में जो लोग रुक सकते थे वे सभी वे थे जिन्होंने चू लियान के साथ कठिनाइयों का सामना किया था और चू परिवार के प्रति पूरी तरह से वफादार थे। मैं उन कुछ चाचाओं की बहुत आभारी हूं जो इस समय चू परिवार के साथ खड़े हैं। निश्चिंत रहें, मैं चू परिवार को विनाश की ओर नहीं जाने दूंगी। चू जिन के बोलते ही उसने अपने बैकपैक से एक यूएसबी ड्राइव निकाली, उसे लैपटॉप पोर्ट में डाला, कंप्यूटर पर कुछ बटन दबाने के लिए आगे झुकी और पीछे की बड़ी स्क्रीन चमक उठी। स्क्रीन पर जो पाठ दिखाई दिया वह चू जिन द्वारा चू परिवार की वर्तमान स्थिति का सारांश था, साथ ही उसके भविष्य की योजना भी थी। पीपीटी के रूप में प्रस्तुत बड़ी स्क्रीन पर स्क्रॉल न तो बहुत तेजी से होता था और न ही बहुत धीरे, बस इतना कि लोग स्पष्ट रूप से देख सकें। चू जिन एक हाथ माउस पर और दूसरा हाथ कॉन्फ्रेंस टेबल पर टिकाए हल्की आवाज में बोल रहे थे जो लगातार स्पीकरों से गूंज रही थी। चू परिवार को अब नए खून की जरूरत है। समय आगे बढ़ रहा है, माहौल बदल रहा है, लेकिन चू परिवार का प्रबंधन दर्शन हमेशा स्थिर रहा है। हमें समय के बदलाव के साथ विकसित होना होगा। उसकी धीमी आवाज के बावजूद उसमें एक स्थिर और प्रभावशाली अधिकार था। जितना अधिक शेयरधारक सुनते गए उनकी आंखें उतनी ही अधिक चमकने लगीं। अपने जीवन का अधिकांश समय चू परिवार के साथ बिताने के कारण चू लियान के नेतृत्व को छोड़कर उन्होंने कभी भी इतना उत्साह महसूस नहीं किया था जितना कि अब महसूस कर रहे हैं। वे चू जिन की नई रणनीतियों को तुरंत लागू करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन कुछ आपत्तियां भी थीं। मिस चू, आपका विश्लेषण बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा चू परिवार 30 से ज़्यादा सालों से इसी तरह काम कर रहा है। अगर हम अचानक नई योजनाएं अपनाएं तो क्या हमारे ग्राहक उन्हें स्वीकार करेंगे? कुर्सी पर बैठकर की जाने वाली रणनीतियों में अंततः व्यवहारिक अनुभव का अभाव होता है। कुछ योजनाओं के बारे में बात करना आसान होता है, उन्हें कार्यरूप में लाना एक अलग मामला है। इसके अलावा चू जिन को वे ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते थे जिसने पहले ही 18 साल बर्बाद कर दिए थे। ये शब्द बोलते ही कुछ लोगों ने यही भावना दोहराई। बिल्कुल मिस चू, मेरा मानना है कि इस समय सबसे ज़रूरी बात यह है कि मौजूदा मुश्किलों से कैसे पार पाया जाए। हमें अव्यावहारिक कल्पनाओं में उलझने के बजाय चू परिवार की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए 4 प्रमुख बैंकों से कॉर्पोरेट फंडिंग लोन के लिए आवेदन करने के लिए किसी को भेजना चाहिए। जो कुछ शेयरधारक पहले उत्साहित थे उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन पर ठंडा पानी डाल दिया गया हो। ठीक है, वे कैसे भूल सकते हैं? शेयरधारकों के हटने से चू परिवार में आर्थिक तंगी आना तय है। चू परिवार खुद को संभाल पाएगा या नहीं, यह अभी भी एक मुश्किल काम है। चू जिन की नई योजनाओं को लागू करने की ऊर्जा तो दूर की बात है। ऋण चू जिन के होंठ थोड़े मुड़े, यह जरूरी नहीं है।
बोलते समय उसने अपनी जेब से एक काला कार्ड निकाला और उसके बाद जो शब्द बोले उनसे नीचे बैठे लोग काफ़ी देर तक स्तब्ध रह गए। माइक्रोफोन से एक स्पष्ट आवाज़ आई, यहाँ 200 मिलियन हैं। अपने दोहरे जीवन के अनुभव के कारण उसे 40 मिलियन को 200 मिलियन में बदलने में केवल कुछ ही दिन लगे। 200 मिलियन, स्पष्टतः उसके पास एक ऐसा ही राज छिपा था, फिर भी उसने उसे इस समय ही प्रकट करने का निर्णय लिया। यदि उसने पहले ही अपना हाथ दिखा दिया होता तो शायद वे लोग वहां से जाने का निर्णय नहीं लेते। शेयरधारकों को अचानक एक रहस्योद्घाटन हुआ जिससे उन्हें उसके पिछले असली इरादे समझ में आ गए। तो उसके पहले के कार्य एक शुद्धिकरण थे, चू परिवार के संबंध में अन्य इरादे रखने वाले सभी लोगों को साफ करने के अवसर का लाभ उठाना। इतनी कम उम्र में ऐसी निर्दयी रणनीति वास्तव में चू परिवार के वंशज के लिए उपयुक्त थी। शेष शेयरधारक मन ही मन खुश हो रहे थे, उन्हें खुशी थी कि वे उस समय दूसरों के साथ नहीं चले गए थे। चू जिनके होठों पर मुस्कान आ गई, उसने माइक्रोफोन को ठीक किया और जानबूझकर कहा, प्रिय चाचाओं, मेरा मानना है कि जब तक हम कड़ी मेहनत करते रहेंगे चू परिवार निश्चित रूप से वैभव के अगले स्तर तक पहुंच जाएगा। अध्याय 94, एक बहुत ही सुंदर जिंजी। मिस चू, मुझे आप पर विश्वास है, एक शेयरधारक ने उत्साह से खड़े होकर कहा। मिस चू, हम सब आप पर विश्वास करते हैं। लगभग सभी लोग खड़े हो गए। उनके भाव दृढ़ थे, वातावरण ऊर्जा से भर गया और उत्साह से उबल रहा हूँ। उन सभी को दृढ़ विश्वास था कि चू जिन चू समूह को उसके पूर्व गौरव पर वापस ले जा सकता है। चूलियान के जाने के बाद से उनके लिए ऐसा रोमांचक क्षण नहीं आया था। ये वह स्थिति थी जिसमें चू समूह होना चाहिए था। आपके विश्वास के लिए धन्यवाद चाचाओं, चू जिन ने उन्हें गहरा प्रणाम किया। मैं निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चू जिन ने झुककर अपने बैग से दस्तावेजों का ढेर निकाला और उन्हें एक एक करके व्यक्तिगत रूप से शेयरधारकों को वितरित कर दिया। कमरा शांत था, लगभग कोई भी नहीं बोला। दस्तावेज पकड़े उनके हाथ कांप रहे थे। ये प्रस्ताव किसी भी तरह से उत्तम नहीं था। उस क्षण उन सभी को एक ही एहसास हुआ कि चू ग्रुप सचमुच फिर से उभरने वाला है। चू जिन शेयरधारकों की प्रतिक्रिया से बहुत खुश हुई और जाने के लिए तैयार होकर अपना बैग पैक करने लगीं। इसके बाद मंच पर आने की बारी किन जेंगलिन की होगी। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मियाओ शिनरान का मैसेज था। चू जिन को तभी याद आया कि उसने आज मियाओ शिनरान से एक अनौपचारिक मुलाकात के लिए मिलने का फैसला किया था। अगर शिनरान का संदेश न होता तो वह ये बात भूल ही जाती। चाचाओं, मुझे एक और काम निपटाना है, इसलिए अब मैं विदा लेती हूँ। चू जिन ने एक हाथ में अपना फ़ोन और दूसरे हाथ में अपना बैग पकड़े हुए दर्शकों की ओर देखा। मैं जल्द से जल्द जेके के साथ साझेदारी सुनिश्चित करूंगी। मैं इन दिनों चू ग्रुप को आपके कुशल हाथों में छोड़ रही हूँ। जैसे ही सुकियांगा और उनकी पार्टी ने चू समूह छोड़ा, वे सीधे जुनेओ समूह की ओर बढ़ गए। जुनेओ के कार्यालय में सुकियांगा मोकियानेज्यू की सहायक एना को चू ग्रुप में हाल के घटनाक्रम की रिपोर्ट दे रही थी। मिस एना, चू ग्रुप को खरीदने की हमारी योजना आधी पूरी हो चुकी थी, तभी चू जिन ने, यह न जानते हुए कि उसके लिए क्या अच्छा है, बेचने से इनकार कर दिया। उसका दावा है कि चू ग्रुप दिवालिया नहीं होगा और उसने जेके के साथ साझेदारी पक्की करने का दावा भी किया। क्या आप इस पर विश्वास कर सकती हैं? मानो ऐसा हारा हुआ व्यक्ति सचमुच जेके के साथ साझेदारी पक्की कर सकता है, ये हास्यास्पद है, सुकियांगा ने तिरस्कार भरी आवाज़ में कहा। जेके विदेशों में एक जानी मानी कंपनी थी जिसकी वित्तीय स्थिति और प्रभाव मो की कंपनी के बराबर था, और यहाँ चू जिन, एक हारा हुआ व्यक्ति, उनके साथ साझेदारी हासिल करने की कोशिश कर रहा था। क्या ये बेतुका नहीं था? यदि एक हारे हुए व्यक्ति को जेके के साथ साझेदारी मिल सकती है तो समझ लीजिए कि आसमान से धन की वर्षा हो रही है। एना अपने सुनहरे बालों और नीली आंखों के साथ न केवल एक विदेशी थी बल्कि मोकियानजुए की सक्षम विशेष सहायक भी थी। मोकियानजू द्वारा दिए गए लगभग हर काम को उसने बखूबी अंजाम दिया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सुकियांगा के शब्दों में एक हारे हुए व्यक्ति की वजह से वह लड़खड़ा जाएगी। इस भावना को एक पल के लिए स्वीकार करना सचमुच कठिन था। क्या उन्हें लगता है कि यह धनराशि बहुत कम है? एना ने सुकियांगा की ओर देखा। हमारे बॉस ने कहा है कि अगर उन्हें लगता है कि यह प्रस्ताव बहुत कम है तो हम इस फंड में $1 अरब और जोड़ सकते हैं और इसे तब तक बढ़ा सकते हैं जब तक वह संतुष्ट न हो जाएं। जब तक वह संतुष्ट न हो जाए तब तक जोड़ें। एक निश्चित अविश्वास के साथ सुकियांगा ने एना की ओर देखा और मन ही मन सोचा कि जुनेओ का सीईओ अंधा होना चाहिए। क्या सिर्फ एक चू ग्रुप जिसके पास कोई संभावना या जनशक्ति नहीं थी उसके लिए इतना प्रयास करना उचित था? नहीं 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 मिस एन्ना, आप गलत हैं। बात पैसों की नहीं है, बात उस बर्बादी की है जो नहीं जानती कि उसके लिए क्या अच्छा है। लेकिन निश्चिंत रहें, मैंने चू ग्रुप के साथ अपना अनुबंध पहले ही खत्म कर दिया है, और इसके अलावा मैंने बड़ी संख्या में पुराने शेयरधारकों को अपने साथ ले लिया है। मेरा मानना है कि चू ग्रुप अब आंतरिक रूप से पूरी तरह से अव्यवस्थित है और वे वित्तीय खामियों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं।
अगर आप इन 4 बड़ी कंपनियों से उन्हें मिलने वाली वित्तीय सहायता बंद कर दें तो मुझे लगता है कि 3 दिन भी नहीं बीते होंगे कि वह बर्बादी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे और चू ग्रुप को खरीदने की भीख मांगने लगे। तो मिस अन्ना, हमें बस यहीं बैठकर शो का आनंद लेना है। सुकियांगा ने अत्यंत आत्मविश्वास के साथ बात की। आखिरकार चू ग्रुप को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। वित्तीय तंगी, शेयरधारकों का दलबदल और एक उचित नेतृत्व के अभाव में चू ग्रुप अपने पतन से ज्यादा दूर नहीं था। ये सुनकर एना ने संतुष्टि में सिर हिलाया और प्रशंसा करते हुए कहा, श्री सु, आपने बहुत अच्छा किया। निश्चिंत रहें, एक बार यह सौदा हो जाने के बाद हम जुनेहो आपको निराश नहीं करेंगे। सुकियांगा ने कुछ हद तक खुश होकर कहा, जुनेहो की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। लगभग सभी लोग चू ग्रुप के पतन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब मो कियानजू को यह संदेश मिला तो उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कान फैल गई और उसने अपने पास एना को निर्देश दिया, एक मामूली उपहार तैयार करो, कुछ दिनों में मैं खुद झाओ परिवार से मिलने का इरादा रखता हूँ। एना क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, उसे लगा जैसे उसने गलत सुना हो। सीईओ ने कहा कि वह स्वयं झाओ परिवार से मिलने जा रहे हैं। झाओ परिवार की बेटी में ऐसी क्या खूबियां थीं कि उसे सीईओ से ऐसा सम्मान मिला? हाँ, मैं समझ गई। सदमे के बावजूद उसने तुरंत अपना संयम वापस पा लिया। तभी एक प्यारी सी छोटी लोलिता एक बड़े कुत्ते पर सवार होकर लड़खड़ाती हुई जुनेहो के प्रवेश द्वार पर पहुंची। उसके लिए रास्ता निर्बाध था क्योंकि हर कोई स्वतः ही लड़की और उसके कुत्ते के लिए रास्ता बना देता था। सीईओ की बेटी के साथ छेड़छाड़ करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, खासकर तब जब वह एक बड़े कुत्ते की सवारी कर रही हो। वह एक छोटी विजेता, प्रभावशाली और दुर्जय लग रही थी। पापा, गले लगो। कुत्ते के ऊपर बैठी छोटी लोलिता ने मो कियानजू की ओर अपनी बाहें फैला दी। वह एक चूजे की तरह थी जो खाने का इंतजार कर रहा था। पेंग पेंग। आगंतुक को पहचानते ही मो कियानजू का चेहरा कोमलता से नरम पड़ गया। जैसे ही वह बच्ची को उठाने के लिए नीचे झुका, उसके गाल को हल्के से चुटकी काटते हुए एक स्नेही पिता की तरह बोला, तुम छोटी सी पेटू, कुछ ही दिनों में तुम और भी मोटी हो गई हो। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि पिताजी यहाँ हैं? छोटी लोलिता की बड़ी स्पष्ट आंखें घूम गईं। इससे पहले कि उसने अपनी बाहें मो कियानजू की गर्दन के चारों ओर लपेट लीं, अपने होंठ फुलाए और उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। मो कियानजू का दिल एक पल में पिघल गया। मो कियानजू की गर्दन पकड़ते हुए छोटी लोलिता ने कहा, पापा, मैंने आपको कई दिनों से नहीं देखा है, मुझे आपकी बहुत याद आती है। सच तो यह है कि उसे नहीं पता था कि उसने अपने पापा को कैसे पाया। वह घर जाना चाहती थी, फिर भी किसी तरह रोटी उसे यहाँ ले आए। पापा, मैं आपको बता दूं, आज मेरी मुलाकात एक बहुत ही सुंदर बहन से हुई, उसने शुरू किया। फिर अचानक उसे लगा कि उसने गलत कहा है और उसने तुरंत अपनी बात सुधारी, नहीं नहीं, ये गलत है, वह बहुत ही सुंदर चूजिन है। चूजिन बहुत ही शानदार है। मो कियानजू ने असहाय भाव से अपना सिर रगड़ते हुए उसकी बेतुकी बातें सुनी। पिंग पिंग, अभी नीचे उतर जाओ, डैडी और आंटी को काम पर बात करनी है। तुम थोड़ी देर ब्रैड के साथ क्यों नहीं खेलती? ठीक है। छोटी लोलिता ने रुकावट को नापसंद करते हुए मो कियानजू के बड़े हाथ को दूर कर दिया और उनकी ओर गंभीरता से देखा। पापा, अब आपको मुझे पेंग पेंग कहने की अनुमति नहीं है। अध्याय 95, मुझे पेंग गे कहो। मो कियानजू ने हाथ बढ़ाकर छोटी बच्ची की नाक को धीरे से दबाया। वह थोड़ा हैरान सा लग रहा था और उसने पूछा, हम? और ऐसा क्यों? छोटी लड़की ने अपना सिर उठाया। उसकी गहरी बड़ी आंखें चमक रही थीं क्योंकि वह चूजिन के बोलने के तरीके की नकल कर रही थी। अब से डैडी, आपको मुझे पिंग पिंग के बजाय पिंग ब्रो कहना चाहिए, जो बहुत लड़कियों जैसा लगता है। हाँ, भाई जिन ने आज सुबह यही कहा। ठीक ही होगा, लेकिन डैडी ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वह किसी को खाना चाहता है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने कुछ गलत कहा हो? डरी हुई छोटी लड़की जल्दी से मो कियानजू की पकड़ से छूट गई और एक रोटी के पीछे छिप गई। थोड़ी देर बाद ही उसने रोटी की चौड़ी पीठ के पीछे से अपना प्यारा सा सिर बाहर निकालने की हिम्मत की और शर्म से कहा, पिताजी, अगर आपको लगता है कि यह अनुचित है तो मैं आपको भाई मो भी कह सकती हूँ। उसके बगल में एना, मुखिया की बेटी होने के नाते उसकी सोच आम लोगों से बिल्कुल अलग स्तर की है। ये शब्द तुम्हें किसने सिखाए? मो कियानजू के चेहरे पर उदासी छा गई और उसने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे भी तुम्हें डैडी कहना शुरू कर देना चाहिए? कितना डरावना पिता है। छोटी लड़की ने घबराहट से कहा, पिताजी, गुस्सा मत होइए। भाई जिन ने कहा था कि हम सभी मार्शल दुनिया के लोग हैं जिनके अपने तरीके हैं और ये सिर्फ उपाधियां हैं, इस पर हंगामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एना किनारे से बोली, धिक्कार है भाई जिन पर। मुखिया की छोटी राजकुमारी को गुमराह करने की हिम्मत करने के लिए वह सचमुच घुटनों के बल बैठने लायक है। मो कियानजू ने छोटी लड़की को घूरते हुए दांत पीसते हुए प्रत्येक शब्दांश का उच्चारण किया। मो पेंग पेंग, यह महसूस करते हुए कि डैडी सचमुच नाराज हो सकते हैं, छोटी लड़की तुरंत चुप हो गई। अपने हाथों से अपने कानों को भींचते हुए उसने अपना सिर झुका लिया और धीरे धीरे मो कियानजू की ओर चली गई और दयनीय स्वर में बोली, मैं गलत थी डैडी।
तो बस मुझे पेंग पेंग कहिए। वास्तव में ये नाम बहुत अच्छा लगता है। छोटी बच्ची की दयनीय हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वह इतनी प्यारी थी कि किसी के लिए भी उसे सहन करना मुश्किल हो जाएगा। एना की मातृत्व भावना तुरंत भड़क उठी और उसने छोटी बच्ची को अपने पीछे छिपा लिया। चीफ, नाराज मत होइए। वह छोटी बच्ची अभी बच्ची है, कृपया उसके साथ इसे इतनी गंभीरता से न लें। बहन एन्ना, छोटी लड़की ने एन्ना की ओर देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मासूमियत से झपक रही थीं और उसने मीठी आवाज़ में कहा, मेरे डैडी को मुझे पेंगब्रो कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको कहना होगा, ठीक है? एन्ना, छोटी लड़की मोकियानाजुए के पास गई और उसकी जांघ को कसकर गले लगा लिया। पिताजी, अब और गुस्सा मत होइए, मैं आपको पेंगब्रो कहने पर मजबूर नहीं करूंगी, ठीक है? ठीक उसी क्षण तड़क कुछ गिरा। एक पेड़ की शाखा छोटी लड़की के आलिंगन से छूटकर गिर गई। मोकियानजू की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। जैसे ही वह नीचे झुका, शाखा उठाई और छोटी लड़की को गंभीरता से देखा। पेंग पेंग, पिताजी को बताओ, ये कहाँ से आया है? ये भाईजिन द्वारा मुझे दिया गया एक भेंट है। छोटी लड़की ने मोकियानजुए के हाथ से कन्फ्यूजिंग ग्रेन ट्री की शाखा छीन ली, उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़े हुए और मोकियानजुए को सावधानी से देखा। पिताजी, ये भाईजिन की ओर से है। मोकियानजू को स्वाभाविक रूप से पता था कि यह भ्रमित करने वाले अनाज के पेड़ की एक शाखा थी, और जब उन्होंने कहा, इसे सुरक्षित रखें, तो उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हो गई। भ्रमित करने वाला अनाज वृक्ष एक प्राचीन दिव्य वृक्ष था जो अत्यंत मूल्यवान था और लंबे समय से यह माना जाता था कि वह हजारों वर्ष पहले लुप्त हो गया था। अब वह संसार में पुनः कैसे प्रकट हो सकता है? और इसके अलावा यह उनकी बेटी को उपहार के रूप में दिया गया था। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए मोकियानजू भाईजिन के बारे में अधिक उत्सुक महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका, जिसका उल्लेख उसकी बेटी ने किया था। वो दोस्त था या दुश्मन? मोपेंगपेंग से संपर्क करने के उसके असली इरादे क्या थे? संजो कर रखना। क्या पिताजी अब नाराज नहीं हैं? छोटी बच्ची की आंखें तेजी से घूम गईं, सोचते हुए। भाईजिन ने उसे जो शाखा दी थी, वह वाकई जादुई थी, जिसने पापा का गुस्सा पल भर में शांत कर दिया। उसे निश्चित रूप से इसे स्थापित करने के लिए एक विशेष स्थान ढूंढना होगा। दूसरी ओर, पुरानी मो परिवार की संपत्ति। आज महीने का पहला दिन है और मो परिवार ने हमेशा प्रत्येक महीने के पहले और 15वें दिन पारिवारिक भोजन के लिए एकत्र होने की परंपरा को बनाए रखा है। दरअसल, उनकी पीढ़ी तक मो परिवार में ज़्यादा सदस्य नहीं बचे थे। मासिक पारिवारिक भोज में केवल 3 व्यक्ति शामिल होते थे। फिर भी उन्होंने परंपरा को कायम रखा। जब मो जिक्सुआन भोजन कक्ष में पहुंचा, तो मो परिवार की कुलमाता पहले से ही सम्मान के आसन पर विराजमान थीं। मो जिक्सुआन को आते देख उसकी भौहें तुरंत ढीली पड़ गईं और उसने बड़े स्नेह से कहा, जुबान, एर आ गई है, आइए बैठिए। मो जिक्सुआन ने थोड़ा सिर हिलाया और मो परिवार की कुलमाता को नमस्कार किया। माँ। संकोची रहने के आदि मो जिक्सुआन को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा और मो परिवार की कुलमाता बेपरवाह होकर गर्मजोशी से मुस्कुराती हुई उसकी ओर देखती रहीं। मेज पर पहले से ही कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन सजाए गए थे। आंटी मो जिक्सुआन। जैसे ही यह कोमल और मुलायम आवाज़ गूंजी, एक लाल कपड़े पहने सुंदरी ने शान से कमरे में प्रवेश किया। ये झेंग चुई था। अंततः उसने वहीं रहने का निर्णय लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मो जिक्सुआन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसका स्वर कुछ ठंडा था। मो जिक्सुआन के सवाल को अनसुना करते हुए झेंग चुई ने खाने का डिब्बा मेज पर रखा, ढक्कन उठाया और मीठे, मुलायम, चिपचिपे व्यंजनों की खुशबू फैली। उसने तैयार खाना निकाला, मो परिवार की मुखिया के सामने रखा और धीरे से कहा, आंटी मो, इसे ज़रूर खाएं। मैंने ये लोट्स केक खास आपके लिए बनाया है। मुझे याद है कि यह आपका पसंदीदा हुआ करता था। झेंग चुई को सवाल टालते देख मो जिक्सुआन ने अपनी नज़रें मो परिवार की कुलमाता की ओर घुमाईं। स्वाभाविक रूप से मो ने उनसे नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं की और नज़रें फेर लीं और झेंग चुई द्वारा दिए गए लोट्स केक का एक टुकड़ा लेने के लिए हाथ बढ़ाया। वह जानती थी कि वह जो कर रही है वह उचित नहीं है, लेकिन वह क्या कर सकती थी? एक माँ होने के नाते वह कैसे चुपचाप बैठकर अपने बेटे को जीवन के लिए खतरा बनते हुए देख सकती थी? आखिरकार ये चरम यिन की एक दशक में एक बार आने वाली रात थी। वह मो जिक्सुआन को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचने दे सकती थी। झेंग चुई की नज़र मो परिवार की कुलमाता और मो जिक्सुआन के बीच किसी का ध्यान नहीं गई। उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ गया। झेंग चुई ने फिर खाने के डिब्बे से नाजुक पेस्ट्री की एक प्लेट निकाली, मो जिक्सुआन के बगल में बैठ गया और कहा, जिक्सुआन, मुझे पता है कि तुम्हें मिठाई पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हें व्हाइट जेड केक बहुत पसंद हैं। मैंने इन्हें खुद बनाया है, कृपया चख कर देखो। अध्याय 96। मो परिवार की दत्तक पुत्री। झेंग चुई ने प्लेट से सफ़ेद जेड केक का एक टुकड़ा उठाते हुए उसे मो जिक्सुआन के मुंह के पास लाते हुए कहा। मो जिक्सुआन के होंठ कसकर भींचे हुए थे, उसके पूरे शरीर से बर्फीली ठंडक निकल रही थी, जिससे उसका मुंह खोलने का कोई इरादा नहीं दिख रहा था। इनकार स्पष्ट था। फिर भी जैसे कि झेंग चुई ने यह नहीं देखा, बिना शर्मिंदा हुए उसने अपना हाव भाव बनाए रखा और उसकी ठंडी प्रोफाइल को कोमलता से देखती रही।
उस क्षण उसका हृदय और आंखें केवल उसी से भरी हुई थीं। तभी एक व्यक्ति तेजी से बाहर से कमरे में आया, झेंग चुई के हाथ से सफ़ेद जेड केक का टुकड़ा छीन लिया और आंखों में सितारे भरकर बोला, वाह, सफ़ेद जेड केक, मेरा पसंदीदा। माँ, आपको कैसे पता चला कि मुझे ये पसंद है? मोकिंगी ने सफ़ेद जेड केक चबाते हुए स्पष्ट रूप से कहा। झेंग चुई ने कुछ झुंझलाहट के साथ मोकिंगी की ओर देखा और सफ़ेद जेड केक का एक और टुकड़ा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां सफ़ेद जेड केक के टुकड़े को छूने वाली थीं, एक पीला हाथ उसके पास आया और सफ़ेद जेड केक की पूरी प्लेट उठा ले गया। अपनी अच्छी परवरिश के बावजूद झेंग चुई अपने दिल का गुस्सा नहीं रोक पाए। मोकिंगी को गुस्से से देखते हुए उसका हाथ हवा में ही जम गया। उसने बहुत समय पहले सुना था कि बूढ़ी मैडम मो ने धर्मनिरपेक्ष दुनिया से एक परित्यक्त शिशु को पालक बेटी के रूप में गोद लिया था, लेकिन उसने इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की थी। आम लोग तो बस आम लोग ही होते हैं। यहाँ तक कि अगर आप मो परिवार जैसे परिवार में पैदा हुए हों तो भी आप अपनी अंतर्निहित अश्लीलता को नहीं छिपा सकते। कोई शिष्टाचार नहीं। बाजार की हवा पूरी तरह से प्रदर्शित होती है जो वास्तव में मो परिवार के वर्ग को नीचे लाती है। मोकिंगी ने भी झेंग चुई की तीव्र निगाहों को महसूस किया, सफ़ेद जेड केक को अपने मुंह में डालने का काम रोक दिया, झेंग चुई की दिशा में देखा और अपने होठों पर मुस्कान के साथ झेंग चुई का बड़ी मुस्कान के साथ स्वागत किया। नमस्ते सुंदरी, क्या तुम मुझे इसलिए घूर रही हो क्योंकि तुम मेरा सफ़ेद जेड केक खाना चाहती हो? बोलते हुए मोकिंगी ने सफ़ेद जेड केक का एक और टुकड़ा अपने मुंह में भर लिया। झेंग चुई की भौहें और भी सिकुड़ गईं। ये सोचकर कि एक आम आदमी ने उसकी दोपहर की मेहनत के फल को कलंकित कर दिया है, उसके अंदर एक भयंकर आग भड़क उठी। क्या धर्मनिरपेक्ष दुनिया का एक साधारण व्यक्ति उसके हाथ से बनाई गई चीज़ें खाने के योग्य है? झेंग चुई का जन्म सुपरपावर दुनिया की नंबर 1 सुंदरी के रूप में हुआ था, उसकी हड्डियों में गर्व बहता था और वह धर्मनिरपेक्ष दुनिया के लोगों को अपने दिल की गहराई से देखती थी। वह सचमुच ये समझ नहीं पा रही थी कि बूढ़ी मैडम मो ने एक साधारण महिला को बेटी के रूप में क्यों अपनाया। विशेष रूप से इस तरह के महत्वपूर्ण पारिवारिक रात्रिभोज में वे एक पालक बेटी को, जो स्वयं को अच्छी तरह से प्रस्तुत नहीं कर सकती, मेज पर कैसे बैठने दे सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि बूढ़ी मैडम मो सचमुच बूढ़ी हो गई थी। आखिर वो तो बस एक पालक बेटी थी। क्या वो बूढ़ी मैडम मो के दिल में खुद से भी ज्यादा अहमियत रख सकती थी? झेंग चुई अचानक उठ खड़ा हुआ, मोकिंगी के हाथों से प्लेट छीन ली और उसे ठंडेपन से देखा। अपनी जगह जानो, यह ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम्हें खाना चाहिए। मो परिवार में मोकिंगी हमेशा थोड़ी अत्याचारी थी और उसके भाई के अलावा किसी ने भी उसके हाथ से कुछ छीनने की हिम्मत नहीं की। मैं अपने परिवार का खाना क्यों नहीं खा सकती? मोकिंगी ने फिर आंखें सिकोड़ते हुए झेंग चुई को देखा। और तुम खुद को समझते क्या हो? मेरे घर की चीज छीनकर मुझसे आत्म जागरूकता की बात करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? तुम स्वर्ग क्यों नहीं चले जाते? ये औरत बहुत खूबसूरत थी। अगर वह उस पर थोड़ी और दया की नज़र रखता तो शायद वह उसकी दोस्त बन जाती। उसने उसे नाराज तो नहीं किया था, फिर वह उसे ऐसे अजीब नज़रों से क्यों देख रही थी? बिल्कुल हैरान करने वाली बात है। हालांकि मो परिवार के रात्रिभोज में उपस्थित किसी भी महिला की निश्चित रूप से कोई सरल पहचान नहीं होगी। मोकिंगी को अचानक एक क्षण के लिए अंतर्दृष्टि का एहसास हुआ, जब मो परिवार की बूढ़ी महिला द्वारा पहले कहे गए शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। क्या यह उसकी वह अल्पायु वाली भाभी हो सकती है? यदि वह वास्तव में उसकी भाभी थी तो उसके गुणों में बहुत कमी थी। उसके भाई और माँ का निर्णय बहुत ही खराब था, जिन्होंने मो परिवार की दुल्हन के रूप में ऐसे घमंडी और आत्ममहत्वपूर्ण व्यक्ति को चुना था। हालांकि ये देखते हुए कि वह जल्द ही मरने वाली थी, उसने अनिच्छा से उसे माफ कर दिया। मोकिंगी ने धीरे से झेंग चुई के कंधे पर थपथपाया और प्लेट उसे दे दी। छोड़ो भी, तुम्हें इसे खाना बहुत पसंद है ना? लो, मैं तुमसे बहस नहीं कर सकती। मोकिंगी की नज़र में जो एक सामान्य इशारा था, वह झेंग चुई की नज़र में एक असहनीय अपमान बन गया, क्योंकि उसका महान व्यक्तित्व ऐसा नहीं था जिसे कोई साधारण व्यक्ति छू सके। झेंग चुई ने मोकिंगी का हाथ झटक दिया। झड़प, प्लेट जमीन पर गिर गई और टुकड़े टुकड़े हो गई। मूल रूप से मोकिंगी इस पर कोई उपद्रव नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह महिला इतनी कृतघ्न होगी। अरे, क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ़ लग रहा हूँ? मोकिंगी ने झेंग चुई की नाक की ओर इशारा किया। उसकी आवाज़ में गुस्सा था। क्या तुम बीमार हो या कुछ और? झेंग चुई को इस तरह का तिरस्कृत किया गया था, खासकर इतने नीच दर्जे के किसी व्यक्ति द्वारा। आज वह मो परिवार की बूढ़ी औरत की जगह लेगी और इस घटिया इंसान को, जो सार्वजनिक रूप से दिखने के लायक नहीं था, सबक सिखाएगी। वह उसे पद का भेद समझा देगी। अरे बदतमीज़, मुझसे इतनी बदतमीज़ी से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुझे बताऊंगा कि नियम क्या होते हैं, शिष्टाचार क्या होता है। झेंग चुई ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना दाहिना हाथ उठाया और मोकिंगी के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। आखिरकार मोकिंगी एक साधारण व्यक्ति था और झेंग चुई के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं था, जिसके पास विशेष क्षमताएं थीं।
और मोकिंगी ने कल्पना भी नहीं की थी कि जेंग चुई वास्तव में उसे मार देगा। ये कैसा तमाशा है, ये औरत पागल हो गई होगी। जैसे ही वह चुपचाप थप्पड़ सहने की तैयारी कर रही थी, एक काली आकृति तेजी से उसके सामने से गुजरी और नीचे आते हुए जेंग चुई की कलाई को पकड़ लिया। मोकिंगी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे रोकने वाली आकृति सुनहरी रोशनी से चमक रही हो। वह मानो कोई देवता उसके सामने उतर आया हो। मोकिंगी ने कभी भी अपने भाई को इतना करीब और प्रिय महसूस नहीं किया था जितना इस पल में। ये निश्चित रूप से उसका असली भाई था। भाई शक्ति चरम पर। जेंग चुई ने अविश्वास से उस आदमी को देखा जिसने उसकी कलाई पकड़ रखी थी। वहां का दर्द उसे बता रहा था कि वह सचमुच गुस्से में था। क्या उसकी तुलना धर्मनिरपेक्ष दुनिया के किसी आम इंसान से भी नहीं की जा सकती थी। जेंग चुई की आंखें थोड़ी लाल हो गईं और वह धीरे से बोलने लगी, जिक्सुआन, ये वही थी जो। मो जिक्सुआन के चेहरे पर बर्फ सी जमी हुई थी जब उसने जेंग चुई की बात काटते हुए कहा, मेरी बहन, मो जिक्सुआन की बहन ऐसी नहीं है जिसे बाहरी लोग धमका सकें। अध्याय 97। मैं मो जिक्सुआन की बहन हूँ। उस बयान से मो परिवार में मोकिंगी की स्थिति और जेंग चुई की वर्तमान स्थिति दोनों स्पष्ट हो गई। किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा अपनी बहन को धमकाना कब से स्वीकार्य हो गया। ये शब्द कहते हुए उसने ठंडे स्वर में जेंग चुई की कलाई झटक दी। जेंग चुई लड़खड़ा गई, उसका संतुलन बिगड़ गया और वह लगभग गिर गई। उसकी उपस्थिति कुछ अजीब थी, उसके चेहरे की विशेषताएं और भी अधिक विकृत थीं। उसके चेहरे पर लाल और सफ़ेद धब्बे थे। बाहरी, क्या उसकी नज़र में वह महज एक बाहरी व्यक्ति थी? सांसारिक दुनिया से आए एक परित्यक्त शिशु के अलावा कुछ भी नहीं। वह उसकी बहन कैसे हो सकती है? वह वास्तव में एक ऐसे जंगली बच्चे के लिए उसके साथ कठोर व्यवहार करता था जिसे कोई नहीं चाहता था। वह पहले कभी ऐसा नहीं था। अब सब कुछ कैसे बदल गया? इस समय मोकिंगी सदमे में खड़ी थी। मैं मो जिक्सुआन की बहन हूँ। शब्द उसके कानों में लगातार गूंज रहे थे। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका आमतौर पर ठंडा भय एक बहन की रक्षा करने वाले राक्षस में बदल जाएगा और ऐसे शब्द कहेगा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी रक्षा के लिए एक भाई का होना कितना अच्छा है। इस बार उसका भाई सचमुच बहुत बढ़िया था। मो परिवार की मैडम ने स्पष्ट रूप से यह अनुमान नहीं लगाया था कि स्थिति इस तरह बदल जाएगी। नहीं उन्होंने कल्पना की थी कि एक समय की सौम्य और सुंदरी इतनी बदसूरत प्रकृति वाली बन जाएगी। वह अंधी नहीं थी। वह बता सकती थी कि जेंग चुई मोकिंगी की पृष्ठभूमि को बहुत कम मानता था। मोकिंगी को नीचा देखते हुए किंगी आखिरकार वही थी जिसे उसने अपने हाथों से पाला था, उसकी प्यारी खजाना लगभग किसी भी चीज़ के बराबर। उसने उससे कभी कठोरता से बात नहीं की थी, फिर भी उस औरत की इतनी हिम्मत थी कि उसने थप्पड़ से शुरुआत की। साथ ही साहपूर्वक ये भी कहा कि मोकिंगी को नियम समझ में नहीं आए और उनकी परवरिश में कमी थी। क्या यह अप्रत्यक्ष रूप से उसके अपने ही चेहरे पर तमाचा नहीं था? दरअसल उसने पहले भी जेंग चुई को अधिक महत्व दिया था। महाशक्ति विश्व बहुत लंबे समय तक गौरवशाली नहीं रहा था, फिर भी वह अपनी जड़ों को पहले ही भूल चुकी थी। जिक्सुआन। जेंग चुई ने मो जिक्सुआन का हाथ पकड़ लिया और उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मेरी तरफ साफ देखो, मैं चुई हूँ, वही जेंग चुई जिसकी तुम हमेशा से चाहत रखते थे। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? क्या वह महाशक्ति जगत में बिताए गए सभी पलों को भूल गया था? क्या आप भूल गए हैं कि वह भाग्य द्वारा बनाई गई लड़की थी? वह भूलेगा नहीं। अगर भूल भी गया होता तो उसकी मंगेतर के नाम में चू अक्षर कैसे आता? यदि वह भूल गया था तो उस परित्यक्त बच्चे के नाम में ये कैसे हो सकता है? क्या इन दोनों लोगों के नामों को मिलाकर चुई नहीं बनता? ये सभी घटनाएं ये संकेत दे रही थीं कि उसके मन में अभी भी उसके प्रति गहरा स्नेह था। जितना गहरा प्रेम होगा उतनी ही गहरी घृणा होगी। वह अभी भी अतीत की उस घटना को लेकर चिंतित होगा। उस आदमी के ठंडे सुंदर चेहरे पर अधीरता झलक उठी और बिना किसी लगाव के उसने जेंग चुई का हाथ झटक दिया और मो परिवार की मैडम से कहा, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। फिर वह मुड़ा और चला गया, पीछे केवल एक ठंडी छाया छोड़कर। यहाँ तक कि जेंग चुई पर नजर भी नहीं डाली। जेंग चुई का दिल धीरे धीरे टूट गया। कल दोपहर को अध्ययन कक्ष में उसके और हिडेनगार्ड के बीच हुई बातचीत के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने सचमुच सांसारिक दुनिया के उस आम आदमी के लिए भावनाएं विकसित कर ली थीं? नहीं, वह ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकती थी। मो जिक्सुआन पहले भी उसका था और हमेशा उसका ही रहेगा। वह किसी को भी उसे छीनने नहीं दे सकती थी। वह भी बहुत अधीर हो गई थी। अगर मोकिंगी वास्तव में उसे बहन मानता था तो उसे उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। फिर वह पहले खुद को विनम्र करेगी, अपना दर्जा कम करेगी और उस आम आदमी के साथ अच्छे संबंध बनाएगी। जब तक वह उसके साथ रह सकती थी, वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थी। ये सोचते हुए जेंग चुई ने अपनी आंखों के कोने से आंसू पोंछे और प्यार से मोकिंगी का हाथ थाम लिया। अपनी घृणा को रोकते हुए उसने अपनी आंखें नीची कर लीं और मोकिंगी से माफ़ी मांगी। बहन किंगी, मुझे सच में माफ़ कर दो। मैं अभी गलत थी, मैं बहुत लापरवाह थी। मैं अब आपसे माफ़ी मांगती हूँ। क्या आप अपनी बहन को माफ़ कर सकती हैं?
बहन, तो यह व्यक्ति उसकी अल्पकालिक भाभी नहीं थी, लेकिन इस महिला की चेहरा बदलने की गति बहुत तेज थी। मोकिंगी को ठंड लग रही थी, उसने अपना हाथ वापस खींच लिया और जल्दी से मो परिवार की मैडम के पीछे छिप गई। यह महिला बहुत ही असामान्य थी, उसका मूड किताब पलटने से भी अधिक तेजी से बदल रहा था। क्या होगा अगर वह पागल हो गई और उसे एक बार फिर थप्पड़ मार दिया? मोकिंगी की हरकतें देखकर जेंग चुई के चेहरे पर मुस्कान तुरंत गायब हो गई। इस आम आदमी को यह नहीं पता था कि उसके लिए क्या अच्छा है। भले ही वह इतना नीचे गिर गई थी, फिर भी उसमें इसकी सराहना न करने का साहस था। सचमुच कृतज्ञता की कोई भावना नहीं, न ही उसे अपनी स्थिति का बोध है। जेंग चुई की निगाहें अवचेतन रूप से मो परिवार की मैडम की ओर मुड़ गईं, दयनीय असहायता के भाव के साथ। आंटी मो, मुझे पता है कि मैं गलत था, मुझे उम्मीद है कि सिस्टर किंगी मुझे माफ़ कर देंगी। चूंकि मो परिवार की मैडम ने उसे रहने की अनुमति दी थी, इसलिए उसने मो किंगी द्वारा धमकाए जाने पर आंखें मूंद ली होंगी। आखिरकार जेंग चुई मो जिक्सुआन के जीवन और मृत्यु से जुड़ा हुआ था, और इसके अलावा मो परिवार की मैडम के साथ उसके कई वर्षों से अच्छे संबंध थे। एक आम आदमी के लिए वह कैसे परेशान हो सकती थी? आखिरकार एक पालक बच्चा तो बस एक पालक बच्चा ही होता है। जब वह शादी लायक हो जाएगी तो मो परिवार में उसे कौन याद रखेगा? क्या सांसारिक दुनिया में ये कहावत नहीं है कि विवाहित बेटी घर से बाहर फेंके गए पानी के समान होती है? जब एक जैविक बेटी के साथ भी ऐसा व्यवहार किया जाता है तो मो किंगी के साथ तो ये कितना कम होगा, जो केवल एक पालक बच्ची है। बस, मो परिवार की मैडम ने मेज पटक दी और जेंग चुई की ओर ठंडी नज़रों से देखा। अगर तुम मो परिवार में रहना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम अपना व्यवहार ठीक रखो। जेंग चुई का दिल दहल गया, उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि मो परिवार की मैडम की प्रतिक्रिया ऐसी होगी। सांसारिक दुनिया से एक अवांछित परित्यक्त बच्चे की खातिर क्या भाग्य द्वारा नियत लड़की के साथ इस तरह का व्यवहार करना उचित था? मो परिवार की मैडम ने जेंग चुई की प्रतिक्रिया को नहीं देखा, बल्कि खड़ी हो गई और मो किंगी से प्यार से कहा, किंग किंग, चलो चलें। अध्याय 98। बूढ़ी औरत मो का रवैया दिन और रात जैसा था, बिल्कुल अलग। जेंग चुई ने उनके पीछे हटते हुए आकृतियों को देखा, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे लगभग दर्दनाक तरीके से घूर रहे थे। उन्होंने अपना सारा स्नेह धर्मनिरपेक्ष दुनिया के उस आम आदमी को दे दिया था। इस क्षति की भावना किसी अन्य के लिए समझ से परे थी। अतीत में वह हमेशा बूढ़ी महिला मो के साथ रहती थी और अब वह एक साधारण व्यक्ति बन गई थी। अतीत में बूढ़ी औरत मो का सारा स्नेह केवल उसी का था और अब यह एक साधारण व्यक्ति पर स्थानांतरित हो गया था। एक समय वह मो जिक्सुआन की एकमात्र मंगेतर थी और अब उसे भी एक साधारण व्यक्ति के रूप में स्थान दे दिया गया था। आम आदमी, वह महाशक्ति जगत की बेजोड़ सुंदरी असल में एक आम आदमी से हार रही थी। अगर उसने उस समय वह रास्ता नहीं चुना होता तो अब उसे मो किंगी के रूप में कौन पहचानता? यदि मो किंगी ने स्वयं बलिदान नहीं दिया होता तो वह एक अवांछित अनाथ से मो परिवार की सम्मानित बेटी कैसे बन पाती? उसके प्रति कृतज्ञ होना न जानना एक बात थी, लेकिन ऐसा तिरस्कार, ऐसी अज्ञानतापूर्ण कृतज्ञता दिखाना। जेंग चुई की खूबसूरत आंखों में ठंडक भर गई। मो किंगी ने बूढ़ी महिला मो का समर्थन करते हुए कमरे की ओर चलते हुए अपनी शंका व्यक्त की, माँ, वह महिला अभी कौन थी? मेरे भाई के साथ उसका क्या रिश्ता है? मैंने उसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? बुजुर्ग महिला मो कुछ थकी हुई लग रही थी। मो किंगी की बातें सुनकर उन्होंने हल्के से जवाब दिया, उनका नाम जेंग चुई है, मेरी एक दूर की रिश्तेदार जो कुछ समय के लिए हमारे परिवार के साथ रहने आई हैं। कोई दूर का रिश्तेदार? लेकिन जेंग चुई के रवैये को देखते हुए वह कोई दूर की रिश्तेदार नहीं लग रही थी। विशेषकर जिस तरह से जेंग चुई ने अपने भाई को देखा, उसकी आंखों में साफ तौर पर अधिकार और मोह था। यहाँ तक कि एक मूर्ख भी यह जान सकता है कि उनका पिछला रिश्ता बिल्कुल भी सरल नहीं था। मो किंगी की खूबसूरत आंखें धीरे से चमक उठीं। माँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके इस दूर के रिश्तेदार में कुछ ठीक नहीं है? बुजुर्ग मो ने अपना संयम बनाए रखा और अपनी बेटी की बात जारी रखी, ये सिर्फ बिल्कुल ठीक नहीं वाली बात नहीं है, वह बहुत ज़्यादा घमंडी है, बहुत ज़्यादा घमंडी है। जैसा कि कहा जाता है, गिरने से पहले घमंड आता है। आगे से उससे दूर रहना। वह जितनी आगे बढ़ती गई, बूढ़ी महिला मो के स्वर में उतनी ही अधिक घृणा भरती गई। वह सचमुच उस समय अंधी रही होगी, तभी उसे ऐसे व्यक्ति से प्यार हो गया। अगर वह न होती तो मो जिक्सुआन महाशक्तियों की दुनिया कैसे छोड़ पाता? ये सुनकर मो किंगी और भी अधिक हैरान हो गई। उसकी माँ के लहजे से लग रहा था कि उसे जेंग चुई बिल्कुल पसंद नहीं थी। अगर ऐसा था तो उसे यहाँ क्यों रखा? क्या वह जानबूझकर अपने लिए असहज नहीं हो रही थी? उलझन में पड़ी मो किंगी ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। ओह, मैं समझ गई माँ, चिंता मत करो, मैं उसे जानबूझकर उकसाऊंगी नहीं। लेकिन क्या होगा अगर जेंग चुई ने उसे उकसाने पर जोर दिया? तभी मो किंगी का सेलफोन वाइब्रेट हुआ। उसने जल्दी से उसे जेब से निकाला और उसमें रखी चीज़ देखकर उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। माँ, मेरा एक सहपाठी मुझे खेलने के लिए बुला रहा है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं रहूँगा।
आप अकेले ही कमरे में जा सकती हैं। मैं अभी जा रहा हूँ, मेरे खाने के लिए घर आने का इंतज़ार मत करना। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, वह हवा के झोंके की तरह उड़ गई, जिससे बड़ी श्रीमती मो असहाय होकर सिर हिलाती रह गईं। उनकी आंखें प्रेम में मनोरंजन से चमक रही थीं। उन्होंने हंसते हुए डांटा, ये बच्चा। हल्की हवा बह रही थी और गलियारे के किनारे एक बड़े खंभे के पीछे लाल स्कर्ट की एक झिलमिलाहट बह रही थी। झेंग चुई ने अपने होठों को काट लिया, उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। मॉकिंगी के साथ बड़ी श्रीमती मो की बातचीत का हर शब्द उसके कानों तक पहुंच गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बड़ी श्रीमती मो की नज़रों में वह इतनी बुरी नज़र से देखी जाएगी। अभिमानी, प्रतिकूल, ये अपमानजनक शब्द वास्तव में महाशक्ति जगत की सबसे खूबसूरत महिला का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। कितना हास्यास्पद है। उसने मो जिक्सुआन की खातिर इस गंदी सांसारिक दुनिया में आने के लिए खुद को विनम्र किया था, और फिर भी बड़ी श्रीमती मो ने न केवल कृतज्ञता की कमी की, बल्कि इस तरह से उसका अपमान भी किया। किसी दिन वह बड़ी श्रीमती मो को आज कहे गए शब्दों पर पछतावा करवाएगी, और वह सब कुछ वापस ले लेगी जो उसका अधिकार था। तारानकन तारानकन। चू निवास से निकलकर चू जिन अपनी पीठ पर बैग लटकाए हुए धीरे धीरे सड़क पर टहलने लगी। मियाओ शिनरान ने उससे दूध वाली चाय की दुकान पर मिलने के लिए कहा था। दूध वाली चाय की दुकान यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थी, लगभग 10 मिनट की दूरी पर। जब चू जिन आया तो मियाओ शिनरान पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। खिड़की के पास बैठी, अपनी ठुड्डी हाथों से टिकाए ऊब से बाहर देख रही थी। जब उसने सिर घुमाकर चू जिन को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं और वह उत्साह से बोली, जिन। चू जिन ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसके होठों पर गड्ढे और गहरे हो गए जब वह उसके पास गई और उसके सामने बैठ गई। क्या आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं? किंगी कहाँ है? क्या आपने नहीं कहा था कि आप उसे भी आमंत्रित करेंगे? मॉकिंगी का जिक्र सुनते ही मियाओ शिनरान असंतुष्ट होकर बोली, वह कमबख्त बच्ची। मैंने उसे बहुत पहले मैसेज किया था और वह अभी तक नहीं आई। मुझे इतना लंबा इंतजार करवा रही है। उसने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि मॉकिंगी की चिढ़ाने वाली आवाज़ हवा में गूंज उठी, शिनरान, तुम फिर से मेरी पीठ में छुरा घोंप रही हो। इस बार मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है ना? यह महसूस करते हुए कि उसने कुछ गलत कहा है, मियाओ शिनरान ने जल्दी से अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया और मॉकिंगी की ओर एक शर्मीली मुस्कान दी। तुम दोनों क्या पीना चाहोगे? यह मेरी जेब पर है। चमेली, आधी चीनी। मोती दूध वाली चाय, मेरे लिए भी आधी चीनी। पहला वाक्य चू जिन द्वारा बोला गया था, दूसरा मॉकिंगी द्वारा। दोनों ने अनौपचारिक रूप से मियाओ शिनरान से अपने अनुरोध किए। जब मियाओ शिनरान दूध वाली चाय का ऑर्डर देने गई तो एक आदमी और एक औरत दुकान में दाखिल हुए। पुरुष दूध वाली चाय ऑर्डर करने के लिए कतार में लग गया, जबकि महिला अंदर वाले हॉल में टहलती हुई इधर उधर देखने लगी। कोई भी उपयुक्त सीट न मिलने पर उसकी आंखों में निराशा के भाव उभर आए। फिर उसकी नज़र तेजी से पूरे कमरे में घूम गई और वह सीधे चू जिन और उसके दोस्तों की ओर चली गई। वह औरत मेज़ के किनारे खड़ी होकर नीचे देख रही थी। फिर उसने अपने बटुए से 2 लाल नोट निकालकर मेज़ पर फेंक दिए और ठुड्डी ऊपर उठाते हुए बोली, मैं आपकी दूध वाली चाय का इंतज़ाम कर दूंगी। मुझे खिड़की के पास आपकी सीट बहुत पसंद है। क्या आप मुझे दे सकते हैं? बोल्ड मेकअप और उच्च स्तरीय डिजाइनर कपड़ों के साथ चू जिन और मॉकिंगी की पोशाक पर कोई स्पष्ट लेबल न देखकर महिला की आंखों में अहंकार बढ़ गया। युआन से 1 दर्जन कप दूध वाली चाय खरीदी जा सकती थी। उनकी जर्जर हालत को देखते हुए वे जरूर सहमत होते। आखिरकार ये 200 युआन था। चू जिन और मॉकिंगी ने एक दूसरे को देखा, लेकिन दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोला। अरे, महिला अपनी अनदेखी से नाराज हो गई और बोली, तुम दोनों में जरा भी तमीज है? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या तुम मुझे सुन नहीं सकते? अध्याय 99। मेरी माँ मुझे बौद्धिक विकलांगता वाले लोगों से बात नहीं करने देती। मॉकिंगी ने अपनी आंखें उठाईं, उनका रवैया दृढ़ था। अगर मैंने सुना तो क्या फ़र्क पड़ता है? अगर मैंने नहीं सुना तो क्या फ़र्क पड़ता है? अपना पैसा ले लो, मुझे ये खिड़की वाली सीट भी बहुत पसंद है। अरे, क्या मैं ऐसा दिखता हूँ कि कोई कुछ पैसों के लिए झुक जाएगा? दरअसल सीट बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं भी बैठना तो बैठना ही है, लेकिन इस महिला का रवैया वाकई परेशान करने वाला है। तो क्या हुआ अगर आप अमीर हैं? क्या अमीर होने का मतलब यह है कि आप दुनिया की हर चीज़ को तुच्छ समझ सकते हैं? क्या आपके पैसों से मेरी खिड़की वाली सीट खरीदी जा सकती है? मैं तुम्हें खिड़की वाली सीट नहीं दे रहा। क्या इससे तुम्हें परेशानी हो रही है? तुम मेरी बात सुनते हो पर बोलते नहीं। तुम में वाकई शिष्टाचार की कमी है, बिल्कुल भी संस्कार नहीं। महिला ने मॉकिंगी को घूरते हुए कहा, अगर तुम्हें लगता है कि पैसे बहुत कम हैं तो मैं 200 और जोड़ सकती हूँ। बस ये सीट मुझे दे दो। ये कहते हुए उसने अपने पास से 2 और $100 के नोट निकाले और मेज पर रख दिए। उसका रवैया बहुत अहंकारी था। ऐसा लग रहा था जैसे एक पल के लिए भी उसकी ओर देखना उसका अपमान होगा। मॉकिंगी ने ऊपर देखा, महिला को आंख मारी और मजाकिया लहजे में कहा, माफ़ करना, चाहे आप कितना भी पैसा दें, हम ये खिड़की वाली सीट आपको नहीं देंगे।
महिला ने अविश्वास से मोकिंगी को देखा। अरे तुम्हें क्या हो गया है लड़की? मैं तुमसे कह रही हूँ तुम लालची नहीं हो सकती। $400 पहले से ही बहुत हैं, क्या तुम अभी भी कीमत बढ़ाना चाहती हो? एक कप दूध वाली चाय पीने में केवल $1 दर्जन खर्च होते हैं। खिड़की वाली सीट पर $400 खर्च करना वास्तव में बहुत अधिक है। लेकिन क्या मैं सचमुच ऐसे व्यक्ति जैसा दिखता हूँ जिसके पास पैसे की कमी है? मोकिंगी ने अपने परिधान की ओर देखा। हालांकि यह कोई बहुत महंगा ब्रांड नहीं था, ये तो विदेश से हवाई जहाज से मंगाया गया उच्च स्तरीय कस्टम कपड़ा था। आपके पैसे से भी इसे नहीं खरीदा जा सकता। मुझे बताओ, ये खिड़की वाली सीट मुझे देने से पहले तुम्हें कितने पैसे चाहिए? महिला ने एक हाथ में अपना पर्स और दूसरे हाथ में कुछ लाल नोट पकड़े हुए बस मोकिंगी को घूर रही थी। हुआ राष्ट्र के लोग हमेशा पैसे के लिए उत्सुक रहते हैं। उसे विश्वास नहीं था कि आज वह पैसे से खिड़की वाली सीट नहीं खरीद पाएगी। मोकिंगी हल्के से मुस्कुराए और बोली, माफ़ कीजिए, इतनी भी धनराशि हमें हिला नहीं पाएगी। महिला का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे लगा कि मोकिंगी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। वह शिष्टाचार के सिद्धांत के बारे में लंबी लंबी बातें करती रहीं। मोकिंगी उसकी बात सुनने में असमर्थ थी। इसके बजाय वह चूजिन के साथ अन्य विषयों पर बातचीत करने लगी। उन दोनों को हंसते बोलते देखकर वह महिला आग बबूला हो गई। तुम्हारे अंदर इतनी तमीज़ कैसे नहीं है? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कैसे पाला होगा? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? क्या तुम बहरे हो? तुम उस सीट से कितने पैसे लेना चाहते हो? मोकिंगी ने अपना सिर घुमाया और भौहें उठाते हुए धीरे से कहा, माफ़ करना, मेरी माँ मुझे बेवकूफ़ों से बात नहीं करने देती। ये बहुत असभ्य है। महिला ने मोकिंगी की ओर इशारा करते हुए दिल से दर्द के साथ कहा, और शिष्टाचार की भूमि के बारे में सोचो। हुआ राष्ट्र के लोगों ने मुझे वास्तव में निराश किया है। आप बिल्कुल बर्बर हैं, अशिष्ट। इन शब्दों पर लगभग सभी संरक्षक इस ओर देखने लगे। आखिरकार इस महिला ने अपने आरोप में हुआ राष्ट्र के सभी लोगों को एक साथ शामिल कर लिया था। वे देखना चाहते थे कि किस तरह का व्यक्ति विदेशी मित्रों के सामने अपना संयम खो रहा है और हुआ राष्ट्र को अपमानित कर रहा है। सामाजिक जनमत कुचलने वाला है। और यह महिला काफी समय से हुआ राष्ट्र में रह रही थी, स्वाभाविक रूप से हुआ राष्ट्र की कुछ रणनीतियों को जानती थी। हुआ राष्ट्र के लोग बाहरी लोगों के प्रति मित्रवत और गर्मजोशी से भरे हैं, और स्वाभाविक रूप से वे अपने लोगों से ऐसी अशिष्टता बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस हद तक बातें कहने के बाद सीट छोड़ना या न छोड़ना अब मोकिंगी पर निर्भर नहीं था। आप अपनी बात कहें, लेकिन पूरे हुआ राष्ट्र को इसमें क्यों शामिल करें? मोकिंगी सीधे तौर पर क्रोधित थी। वह एक देशभक्त युवती थी और स्वाभाविक रूप से किसी को भी अपनी प्यारी मातृभूमि की निंदा करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह अपनी आस्तीनें चढ़ाकर खड़ी होने और उस महिला के साथ अच्छी बहस करने के लिए तैयार थी। तभी एक हाथ, जो कि जैद के समान सफ़ेद था, ने धीरे से उसकी बांह को दबाया। जैसे ही महिला ने सोचा कि मोकिंगी उसे सीख देने वाले हैं, एक स्पष्ट और सुखद आवाज़ गूंजी, विनम्रता पारस्परिक होती है। अगर आप मेरा सम्मान करेंगे तो मैं भी आपका सम्मान करूंगा। मेरी दोस्त ने कई बार साफ कर दिया है कि वह सीट नहीं बदलना चाहती, फिर भी आप लगातार अपनी बात पर अड़े रहते हैं, यहाँ तक कि पैसे का इस्तेमाल अपमान के तौर पर करने के लिए करते हैं और लगातार शिष्टाचार की बात करते रहते हैं। क्या आपको लगता है कि डोंगलिंग लोगों के शिष्टाचार पैसे से खरीदे जा सकते हैं? चू जिन की खूबसूरत आंखें चमक उठीं, और जैसे जैसे वह बोलती गई उसके गालों पर गड्ढे और गहरे होते गए। और बर्बर लोगों के बारे में मैं वास्तव में आपको वह शब्द देना चाहूँगा। जब आपके पूर्वजों ने हमारे हुआ राष्ट्र पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना खड़ी की थी, तो क्या वह बर्बरता का कार्य नहीं था? चू जिन के शब्द मोतियों की माला की तरह थे, जिनमें से प्रत्येक शब्द निशाने पर लगा, जिससे महिला जवाब देने में असमर्थ हो गई। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, आसपास के क्षेत्र से तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। राष्ट्रीय गरिमा के इस मुद्दे को जरा भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मोकिंगी ने चू जिन की प्रोफाइल देखी। उसकी आंखें प्रशंसा से चमक रही थीं। जिन सचमुच जिन है, बहुत वाक्पटुता से बोल रहा है। वह महिला स्पष्ट रूप से धाराप्रवाह मंदारिन बोल रही थी और हुआ राष्ट्र के लोगों से अलग नहीं दिख रही थी, जिनको कैसे पता चला कि वह एक डोंगेइंग व्यक्ति थी। महिला वहीं स्तब्ध खड़ी रही। उसका चेहरा लाल और सफ़ेद के बीच बदल रहा था। स्पष्ट रूप से उसने उम्मीद नहीं की थी कि चू जिन उसे एक नज़र में डोंगेइंग व्यक्ति के रूप में पहचान लेगा। विदेश में रहते हुए वह हमेशा खुद को गोरियो व्यक्ति होने का दावा करती थी। उसी समय एक आदमी 2 कप दूध वाली चाय लेकर आया और लड़खड़ाती हुई हुआ भाषा में बोला, क्या हुआ? चू जिन ने अपनी आंखें उठाईं और उस आदमी को एक सहज नज़र से देखा। वह आदमी लगभग 1 मीटर 80 इंच लंबा था। उसने काले रंग का लबादा पहना हुआ था, कमर में एक चौड़ी बेल्ट और पैरों में लकड़ी के मोजे थे। चलते हुए वह लयबद्ध क्लिक क्लैक की आवाज़ निकाल रहा था। उसके सिर पर एक हरे रेशमी रिबन बंधा हुआ था। उसका चेहरा पीला था, लेकिन होंठ स्वाभाविक रूप से लाल थे और एक उदासी का सा माहौल उसे घेरे हुए था। इस आदमी को देखकर चू जिन को कुछ समय पहले देखे गए एक टेलीविजन शो लू शिनशी की याद आ गई।
एक व्यक्ति जो मृत माना जाता था लेकिन फिर से जीवित हो गया और इसके अलावा और भी अधिक सुंदर हो गया। यद्यपि पूरा व्यक्ति अधिक सुंदर और आकर्षक हो गया था, लेकिन उस सुंदर बाहरी आवरण के नीचे उदासी का एक निर्विवाद आभामंडल था। यह आभा उसके सामने खड़े आदमी से निकलने वाली आभा के समान है। इस आदमी को देखकर चूजिन लगभग निश्चित रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकता था कि वह लू शिंशी से संबंधित था। अध्याय 100 अब नया समाज है। इसके अलावा उसकी पृष्ठभूमि जटिल रही होगी, क्योंकि वह लू शिंशी के पापों को धोने में सक्षम था। कोई भी अनुमान लगा सकता है कि इस आदमी के हाथ भी काफी खून से सने हुए थे। उस आदमी को आते देख महिला को तुरंत आश्वस्ति महसूस हुई और उसने मुख्य बिंदुओं को कुशलतापूर्वक टालते हुए उस आदमी से धाराप्रवाह जापानी भाषा में बातचीत शुरू कर दी। संभवतः ये जानते हुए कि चूजिन और मोकिंगी जापानी भाषा नहीं समझ सकते, महिला ने स्वयं को एक गंभीर रूप से पीड़ित के रूप में चित्रित किया और मोकिंगी को एक दुर्भावनापूर्ण हुआ व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जिसमें सही और गलत की समझ नहीं थी। आदमी के चेहरे पर गुस्सा और भी गहरा हो गया। क्या यहाँ क्या हो रहा है? म्याओ शिनरान, जो अभी अभी बबल टी लेकर लौटी थी, एकदम से उलझन में पड़ गई। वह तो बस एक छोटे से काम से बाहर गई थी, उसके लौटते ही सब कुछ इतना बदल कैसे गया? इस गुस्सैल मजबूत आदमी के साथ क्या मामला था? और इस दयनीय दिखने वाली महिला के बारे में क्या? मोकिंगी ने उदासीनता से कहा, कुछ लोग बस परेशानी ढूंढ रहे हैं। उनकी परवाह मत करो, चलो बैठकर अपनी दूध वाली चाय का आनंद लें। क्या ये वास्तव में ठीक है? म्याओ शिनरान को बहुत संदेह था। सब ठीक है। इसके अलावा जिन यहाँ है, डरने की क्या बात है? मोकिंगी ने पूरी शांति से कहा। वह जापान से आया एक बर्बर व्यक्ति था। कोई भी भालू डरने लायक नहीं था। वे तीनों बैठ गए और बेपरवाही से दूध वाली चाय पीने लगे, साथ ही एक विशिष्ट उच्च स्तरीय क्लब में जाने के बारे में चर्चा करने लगे। महिला की बात सुनने के बाद वह आदमी और भी क्रोधित हो गया और चील जैसी आंखों से चूजिन को घूरते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या वह तुम थे, लड़के, जिसने अभी अभी हमारे महान सद्भाव राष्ट्र की निंदा की? एक क्षण में चूजिन की ओर ज्वार की तरह एक भारी आध्यात्मिक दबाव आया, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। प्रत्येक शब्द में एक तेज ठंडक थी जो सीधे चूजिन की ओर छिड़की हुई थी। यदि किसी की आध्यात्मिक शक्ति थोड़ी भी कमजोर होती तो ये कुछ शब्द ही उसे नष्ट कर देते तथा उसे सचमुच बर्बाद कर देते। चूजिन ने ध्यान केंद्रित किया और बैंगनी थंडर स्पेस के माध्यम से उन्होंने ऊर्जा क्रिस्टल के भीतर कुछ छवियां देखीं, साथ ही उस व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत जानकारी भी देखी। एडाओनी नाम का ये व्यक्ति जापानी द्वीपों का एक उन्मोची था। उसकी विशेष स्थिति के कारण हुआ राष्ट्र में ज्यादातर लोग उसे उकसाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। ऊर्जा क्रिस्टल से प्रकाश धीरे धीरे मंद हो गया तथा आगे कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। चूजिन ने उस व्यक्ति द्वारा लगाए गए आध्यात्मिक दबाव से अप्रभावित होकर उदासीनता से अपनी दृष्टि उठाए और उसकी आंखों की गहराई में नग्न आंखों से अदृश्य बैंगनी बिजली की दो धारियां चमक उठीं। चकाचौंध चकाचौंध। कई दिनों के अथक अभ्यास के बाद उसके अंदर की गड़गड़ाहट और बिजली पर आधारित विशेष क्षमता गुणात्मक रूप से बढ़ गई थी और वह निश्चित रूप से एक साधारण उन्मोची को चिंता का विषय नहीं मानती थी। एडाओनी की अभिव्यक्ति बदल गई। उसे ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि यहाँ उसे महाशक्ति जगत से किसी का सामना करना पड़ेगा। फिर भी उसकी छोटी उम्र को देखते हुए उसने सोचा कि उसके पास ज्यादा कौशल नहीं हो सकता। आखिरकार वह 20 वर्षों से साधना कर रहा था। क्या वह वास्तव में एकमात्र लड़की से पराजित हो सकता था? महान सद्भाव राष्ट्र का अपमान करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चूजिन ने शांतिपूर्वक आध्यात्मिक दबाव को अपनी ओर वापस मोड़ लिया। अदृश्य बिजली की चमक एडाओनी की ओर हिंसक रूप से गिरी। एडाओनी का रंग पीला पड़ गया और उसकी आंखें लाल हो गईं क्योंकि बिजली उसके शरीर में तबाही मचा रही थी। किसी भी क्षण फटने का खतरा था। वह एक ऐसे दर्द को सहन कर रहा था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था, जो स्पष्ट रूप से चूजिन की क्षमताओं को कम आंकने की उसकी क्षमता को उजागर कर रहा था। एक धड़क के साथ एडाओनी चूजिन द्वारा लगाए गए दबाव को झेलने में असमर्थ उसकी दिशा में घुटने टेक दिए। बबल टी की दुकान में ग्राहक आश्चर्यचकित थे। उनकी निगाहें एक बार फिर उस दृश्य पर टिक गईं। क्रिस्टल के झूमर के नीचे उन व्यक्तियों के चेहरे के भाव मनोरम थे। उनकी आंखें सितारों जैसी, होंठ लाल और दांत सफेद। उनके साफ और सुंदर चेहरे पर कोई और भाव नहीं था। फिर भी जो भी उन्हें देखता वह मंत्रमुग्ध हो जाता। वह सोचने लगा, भला कौन सा परिवार ऐसी बेटी का पालन पोषण कर सकता है? वह बेहद साफ और पारदर्शी थी और उसका व्यवहार भी असाधारण था। वह व्यक्ति शालीनता से उठा। उसके मुंह के कोने हल्के से मुड़े हुए थे, उसके गालों पर गड्ढे गहरे हो रहे थे, उसके होंठ थोड़े से खुले हुए थे और एक स्पष्ट आवाज गूंजी, मिस्टर एडा, ये जानकर अच्छा लगा कि आप गलत हैं। ऐसे भव्य हाव भाव की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अब एक नए समाज में रहते हैं। हम अब घुटने टेकने का ये काम नहीं करते। इसके अलावा सभी आगंतुक अतिथि हैं। हुआ राष्ट्र एक प्रमुख देश है और इसे लंबे समय से संस्कारों वाले राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। हम जापानी द्वीपों के लोगों के साथ तुच्छ विवादों में क्यों उलझेंगे?
उस एक बयान के साथ उन्होंने हुआ राष्ट्र की गरिमा की रक्षा की और एक महान देश के बच्चे के लिए उचित आचरण का भी प्रदर्शन किया। इडा ओएनी के बगल में खड़ी महिला तो हक्की बक्की रह गई। वह मूर्ख नहीं थी और जानती थी कि उन्होंने आज किसी ऐसे व्यक्ति को परेशान किया है जिसे उन्हें नहीं करना चाहिए था। अपनी कम उम्र की शक्ल सूरत के बावजूद इस लड़की में भयानक क्षमताएं थीं। वे पहली बार मिले थे, फिर भी वह न सिर्फ जानती थी कि वे डोंगरिंग लोग हैं, बल्कि उनके नाम भी जानती थी। और उसने इडा ओनी को आसानी से वश में कर लिया था। वह किस प्रकार की व्यक्ति हो सकती है? हुआ राष्ट्र वास्तव में एक प्रमुख देश है, वास्तव में एक ऐसा स्थान है जहां छिपे हुए बाघ और ड्रैगन पाए जाते हैं, उभरती हुई प्रतिभाओं की भूमि। मॉकिंगी और मियाओ शिनरान दोनों चू जिन को घूर रहे थे। इस समय वे केवल चिल्लाना चाहते थे, जिन बहुत अच्छा है। इस समय इडा ओएनी का दिमाग पूरी तरह से खाली था। उसके पूरे शरीर पर एक दबाव सा महसूस हो रहा था, मानो सारी चीजें उस पर टूट रही हों। दर्द इतना तेज था कि उसे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। चू जिन ने जो कुछ कहा था उसका एक भी शब्द उसने नहीं सुना। वह अपने जीवन में दूसरी बार ऐसा दर्द कभी नहीं सहना चाहता था। चू जिन ने मुड़कर एक हाथ में अपना बैग पकड़े हुए, दूसरे हाथ में दूध वाली चाय पकड़े हुए और दोनों स्तब्ध लोगों से कहा, किंगी, शिनरान, चलो चलें। इतना कहकर वह मुड़ी और चली गई। मोकिंगी और मियाओ शिनरान तुरंत वास्तविकता में वापस आ गए और जल्दी से अपने दूध की चाय उठाकर उसके पीछे चले गए, लगभग एक साथ चिल्लाते हुए, जिन, हमारा इंतजार करो। वे दोनों उस दृश्य को देखकर सचमुच स्तब्ध रह गए जो अभी अभी सामने आया था। उन्होंने सोचा था कि जिन को उस हटे कट्टे आदमी द्वारा परेशान किया जाएगा, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि कहानी इस तरह पलट जाएगी। जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, चू जिन को कुछ याद आया। एक हाथ दरवाजे के हैंडल पर, दूसरे हाथ से अपनी दूध की चाय को चुटकी में लेते हुए उसने अपना सिर घुमाया और अपने होठों को थोड़ा सा खोला। काटो माई, अगली बार कम प्रोफाइल रखना और इतना घमंडी नहीं होना याद रखना। हम हुआ राष्ट्र के लोग इतनी आसानी से धमकाए नहीं जाते। आवाज बहुत धीमी और धीमी थी, फिर भी उसमें एक ऐसी निवारक शक्ति थी जो शोरगुल भरी भीड़ को चीरती हुई स्पष्ट रूप से महिला के कानों तक पहुंची। काटो माई सहज रूप से सीधे खड़े हो गए और उचित समुराई धनुष का प्रदर्शन किया। हाँ, ये समुराई आत्मा थी। शक्तिशाली के प्रति सम्मान और समर्पण आवश्यक है। इडा ओएनी अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठा था और काफी देर बाद उसके शरीर का दर्द ज्वार की तरह खत्म हो गया और वह धीरे धीरे होश में आया। काटो माई की मदद से वह धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठ गया। चू जिन को वापस जाते हुए देखकर उसकी बाज जैसी आंखों में एक भयंकर चमक दौड़ गई। वह काफी समय से चीन में था और हमेशा दूसरों को धमकाता ही रहा था। ऐसा अपमान उसे पहले कभी नहीं सहना पड़ा था। क्या उन्होंने सचमुच सोचा था कि महान सद्भाव राष्ट्र के लोगों को इतनी आसानी से धमकाया जा सकता है? उसके अपने संबंध थे और इसके अलावा उसके संबंध काफी मजबूत थे। एक साधारण लड़की के साथ व्यवहार करना एक चींटी को कुचलने के समान सरल था। चलो चलें। इडा ओएनी अपने दिल में गुस्से को शांत करने में असमर्थ, काटोमाई पर एक ठंडी नज़र डाली और भारी कदमों से बाहर चला गया। काटोमाई अब पहले जैसी अहंकारी नहीं रही, उसकी तीक्ष्णता काफ़ी कम हो गई थी और उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। उसने इडा ओनी की कलाई पकड़ ली और जापानी भाषा में गंभीरता से कहा, मिस्टर इडा, चलिए अपने देश वापस चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।